आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। हुकूमत में कोई भी हो उसे ऑपोजिशन कभी अच्छी नहीं लगती। हुकूमत में मौजूद एक जमात हो या हुकूमत इत्तेहाद हो, यानी एक से ज़ायद जमातें हो, सब मुत्तहद होकर हर हाल में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। तगड़ी ऑपोजिशन तो हुकूमत की बड़ी मददगार होती है, लेकिन हमारे यहाँ मामला इसके बरक्स है। ना तो हुकूमत और ऑपोजिशन को इसका जायज़ मकाम देती है, ना ऑपोजिशन अहम मामलात में कौमी मफाद के पेश नज़र हुकूमत का साथ देती है। अभी तक इलेक्शन के नताइज पर सवालात उठ रहे हैं। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के माजी में सबसे बड़े इत्तेहादी रहने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने तो इल्जाम लगा दिया है कि असेंबलियां बेची गई हैं। क्या कहा उन्होंने आज कौमी असेंबली के फ्लोर पे, आइए आपको सुनवाते हैं। जो इलेक्शन हुए हैं, हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था, पीपल्स पार्टी को भी एतराज था, मुस्लिम लीग नून को भी एतराज था। इस वक्त भी तो मैंडेट तकरीबन वही है, कुछ थोड़ा आगे पीछे। इसी मैंडेट के साथ उस वक्त धांधली क्यों थी और इसी मैंडेट के साथ आज धांधली क्यों नहीं है कि इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई हैं और असेंबलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहाँ पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। ये सिर्फ इसलिए हम यहाँ कमजोर बैठे हुए हैं कि हमने हर मरहले पर कंप्रोमाइज किया है। फजलुर रहमान साहब के इस सख्त लहजे के पीछे वजूहात आखिर क्या हैं? वो इदारों से सवालात कर रहे हैं या हुकूमत से? सवाल यह है कि हम किस निज़ाम में हैं, जमहूरियत, आमरीत या दोनों का महदूद मबहमो वजूद? जमहूरियत को खतरा आमरीत से है या इससे भी ज़्यादा मकबूल फस्तायत जमहूरियत को खतरात से दो चार कर चुकी है? हुकूमत इस अपोजिशन के खिलाफ भी सख्त लहजा रखे हुए है, चाहती है कि अपोजिशन का गला घोंट दे और जो भी चैलेंजेस पैदा कर रहा है उसे खामोश करा दिया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर FIR होना भी इसका अमली मुजाहिरा था। इस हवाले से अपोजिशन लीडर उमर अयूब क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे आगे पीछे पूरे इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मौजूद थी। हमारी न किसी के साथ धक्कम पेल हुई, न कुछ हुआ। हमने पुरअमन तरीके से तकारीर की अपनी, सारे हज़रात जो यहाँ पे मौजूद है, और उसके बाद हम लोगों ने अपना इजहार राय करके वहाँ से बर्खास्त हुए। अगले दिन या उस रात हमें पता लगा कि पुलिस ने हमारे ऊपर मुख्तलिफ दफात लगा के बोगस। इस वक्त तमाम पार्टियों के रहनुमा पार्टी पॉलिसी से बज़ाहिर लगता है कि हटकर बयानात दे रहे हैं। एक जानिब अता ताड़ड़ है, कहते हैं कि किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह है, कहते हैं कि मुज़ाकरात ही हर मुश्किल का हल है। एक जानिब शहरियार आफरीदी हैं, कहते हैं कि हम सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI से ही बात करेंगे, तो PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि किसी रहनुमा को कोई इख्तियार ही नहीं कि वो किसी इदारे से बात करे और कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे हैं। कहाँ है पार्टी पॉलिसी? सबसे बड़ी बात, शहबाज शरीफ वजीर आजम है और नवाज शरीफ के करीबी लोग अब अहम ओहदों पर आ रहे हैं, तो इससे मैसेज क्या दिया जा रहा है? क्या वजीर आजम नवाज शरीफ का नारा बुलंद होने वाला है? इस हवाले से आजम नजीर ताड़ड़ ने क्या कहा, आइए वो सुन लेते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की आपने बात की। मियां साहब के नाम पे मुस्लिम लीग कायम है, मुस्लिम लीग नवाज है हमारी जमात का नाम। वो पार्टी के कायद भी हैं और पार्टी के तमाम ओहदे उन्हीं की मुशावरत से और उन्हीं की मंशा के मुताबिक है। वो पार्टी के सरबराह थे, हैं और इंशाअल्लाह और अज़ीज़ रहेंगे। जब मुल्क मुश्किलात में है तो सियासी जमातें बौखलाहट का शिकार क्यों हैं? सवाल ये है। अपने पैनल से आज यही जानने की भी कोशिश करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम कि वो पार्टी जो बिखर गई थी या तोड़ी गई थी वो जुड़ना शुरू हो गई है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की PTI की वापसी की खबरें जेर गर्दिश कर रही हैं। जरा ये तो भी कह रहे हैं कि बानी PTI ने हामी भर ली है, लेकिन क्या तमाम रूठे भागे और छोड़े हुए लोग तहरीक इंसाफ में वापस आएंगे? क्या पार्टी सबको खुले दिल से कबूल करेगी? शेर अफजल मर्द ने पार्टी की क़यादत के मूड से आगाह किया, वो भी सुन लेते हैं।
कोई बेंचमार्क बनेगा, जो यार्ड स्टिक होंगे वो होंगे बड़े सख्त, क्योंकि वर्कर बेसिकली नहीं चाहते हैं कि जिन लोगों ने इब्तिदा में पार्टी को छोड़ के वर्करों का हौसला तोड़ा और वो रास्ता बना लिया दीगरान के लिए जिन्होंने बाद में पार्टी छोड़ी, पार्टी वर्कर्स ये समझते हैं और शायद क़यादत भी अब ये समझती हैं कि इन लोगों को वापसी का रास्ता आसानी से न। सवाल यह है कि तहरीके इंसाफ के लिए नरमी की पॉलिसी तैयार कर ली गई है क्या? तूफान के वक्त घोंसला छोड़ने वाले पंछी किस डील के साथ वापस आ रहे हैं? कारकुनान भी ये सवाल कर रहे हैं। जहां मुल्क में ढेरों मसाइल हैं, वहां एक और संगीन मसले ने जन्म ले लिया और इस बार इस मसले के मुतासरीन है किसान। गंदम की सरकारी खरीदारी में तखीर के बायस किसानों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने कहा कि किसान के पास फसल जखीरा करने के लिए कोई हिकमत अमली है ही नहीं, खुले आसमान तले फसल पड़ा है। जरा सुनते हैं कि आइए उन्होंने भी क्या कहा। आप देख रहे होंगे कि मौसम की सूरत हाल भी बड़ी खराब है, टोटल अनएक्सपेक्टेड बारिशें हो रही हैं। मेरे किसान के पास ना तो कोई स्टोरेज कैपेसिटी है, ना उसके पास होल्डिंग पावर है। वो बेचारा अपनी फसल खुले आसमान के नीचे रख के। जी, इसी सब पे बात करूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले नजमी आलम साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सूबाई वजीर सिंध हैं। आपको खुशामदीद कहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार जट हैं, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपको भी खुशामदीद कहूंगी। मेरे साथ सरदार अब्दुल रहमान खीतरान साहब हैं, सूबाई वजीर हैं बलोचिस्तान से, मुस्लिम लीग नून से। आपको भी सर खुशामदीद कहेंगे। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सर आपकी तरफ आऊंगी। सर, आज मौलाना फजल रहमान साहब जो कि PDM के सरबराह थे, उनका शॉट अभी आप सुन रहे हैं कि मौलाना क्या कह रहे हैं। असेंबली में खड़े हुए हैं और बहुत ही बरहमी के साथ आज उन्होंने तकरीर की है असेंबली के फ्लोर पर। क्या कहेंगे? मौलाना साहब की अपनी राय है, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ मौलाना साहब किससे बात कर रहे हैं? सही, किससे बात कर रहे हैं मौलाना साहब? कि जी असम्बलियाँ बिक गई, असम्बलियाँ ये हो गया। मौलाना साहब को खुद भी अगर KPK के अवाम ने उनको नहीं वेलकम कहा तो ये हमारा कसूर नहीं है। वो जाके बलूचिस्तान से सीट लेकर आए हैं। KPK जो उनका आबाई हल्का है वहाँ से वो नहीं ले सके, वो पार्टी बेस पे बलूचिस्तान से सीट लेके आए हैं। और अब क्योंकि उनको उनकी पार्टी को कहीं प्रॉपरली जगह नहीं मिली है सियासत में, तो वो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरा ही मौलाना साहब का बड़ा एहतराम है, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि ऐसी बातें ना करें, क्योंकि आप इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे। आप पूरे सिस्टम को ख़राब और दागदार कर रहे हैं और आप तमाम पॉलिटिकल लोगों को बुरा बना रहे हैं लोग आवाम के सामने। जो हमारे यहाँ एक हमेशा से कोशिश रही कि पॉलिटिकल लोगों को, कि सबसे वनरेबल पॉलिटिशियन होता है, जो चाहे उसके ख़िलाफ़ बोल दे, जो चाहे उसके ख़िलाफ़ बोल दे। कहीं मुल्क में कानून नहीं है कि आप पॉलिटिशियन को पे कहें तो आपको कोई सज़ा हो जाए, बल्कि और इदारों के हैं कानून के, आप उनके ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते। तो मौलाना साहब को थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और सिस्टम को चलाने की बात करनी चाहिए। देखें, जब सिस्टम ख़राब होगा तो लूज़र हम सब होंगे, ना हम होंगे, ना मुस्लिम लीग, ना PTI, ना ये सब होंगे। अगर सिस्टम डीरेल हुआ, सिस्टम ख़राब होता है, तो मुझे माज़रत के साथ कि हम सब इसी तरह। मौलाना साहब की तबीयत है, आपको याद होगा कि हमें भी उन्होंने PDM से निकाल दिया था, क्योंकि हम वो सियासत नहीं करना चाह रही थी पीपल्स पार्टी जो सिस्टम को गिरा दे। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी कहा था कि आप ये जो धरना लेके, क्योंकि आपको याद है इमरान खान साहब ने धरना दिया था, तो पीपल्स पार्टी अगर उस वक्त उसकी हिमायत कर देती तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिर जाती। हमने नहीं किया, हमें पता था इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, कि मुल्क में फिर कभी भी कोई हुकूमत नहीं बनेगी। जो आए धरना लेके आ जाए, 50,000 आदमी, हुकूमत चेंज कर दो। यही मौलाना साहब का उस वक्त भी था, तो पीपल्स पार्टी ने मना कर दिया था कि हम ऐसी चीज़ पे नहीं जाएंगे। हम जाएंगे डेमोक्रेटिक तरीके से, जो हमने किया कि जमहूरी तरीके से अदम इत्माद ला के इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म की। आइन का हिस्सा है, उस पर कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता। तो इनका भी यही मसला है। पहले भी इन्होंने यही, इसी बात पे हमसे नाराज़ हुए थे PDM में कि आप इंतहा पसंदी पे नहीं जा रहे, जुलूस लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं कर रहे। तो हम अभी भी ऐसी किसी सियासत की हिमायत नहीं कर सकते, क्योंकि उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमने देखे हैं इस मुल्क में। जब फिर माशाल्लाह लगे हैं, ये सब लगे हैं, तो ये सब भाग गए थे। सिर्फ पीपल्स पार्टी मैदान में खड़ी होकर लड़ती रही जमहूरियत के लिए। भुगता हमने, किसी और ने नहीं भुगता इसको। ठीक हो गया है। मैं आपकी तरफ आऊंगी सरदार अब्दुल रहमान खीतरान साहब। सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी?
जी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सरदार साहब, मौलाना साहब के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि एतराज तो 2018 के मैंडेट पर भी था और सबको था। आज हैरान हूं कि वो जमातें जो इकट्ठी थी और जिनको एतराज था वही खुशदिली के साथ बैठी हुई हैं और आज भी इस बात को अग्री नहीं किया जा रहा और इस दफा तो असेंबलियां बेची और खरीदी गई हैं, यहाँ तक कह दिया। शुक्रिया। देखें, मौलाना साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, एक मंझे हुए सियासतदान है, एक मंझे हुए आलम दीन है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा। देखें, एक सिस्टम को चलना चाहिए। सिस्टम एक आप समझे कि एक बस की मानंद है जिसमें मुख्तलिफ सवारियां बैठी हुई हैं। जमहूरियत आप एक समझे कि एक बस है, एक गाड़ी है जिसमें मुख्तलिफ नजरिए के मुख्तलिफ इसके पॉइंट ऑफ व्यू के लोग बैठे हुए हैं। तो ये गाड़ी जमहूरियत को चलना चाहिए। जैसे अभी पीपल पार्टी के साथी ने कहा, अगर आप गाड़ी को रोक देंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसके किस हिस्से में खराबी है। आया इसके टायरों में हवा कम है, इसका इंजन खराब है या इसकी बाकी चीजें खराब है। तो जब गाड़ी चलेगी तो आपको पता लगेगा कि जी इसमें फिलानी फिलानी खराबियां हैं और उसके साथ साथ फिर वो खराबियां दूर की जाती हैं। जब आप गाड़ी को ही नहीं चलने देंगे तो सिस्टम रुक जाता है। अब जमहूरियत अल्हम्दुलिल्लाह पटड़ी पे है, चाहे वो कल की पीडीएम की जमातें थी या कोई भी सिलसिला था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दानाई तौर पे एक फैसला किया कि जी हमने जमहूरियत को आगे बढ़ाना है। तो ये सिस्टम चल पड़ा है। इसमें सेनेट के इलेक्शन हुए, इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, इसमें कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए, इसमें सूबाई इलेक्शन असम्बलियों के इलेक्शन हुए। हम ये नहीं कहते कि ये जहाँ पे जाना बिल्कुल फरिश्ते थे और कोई धांधली या कोई सिलसिला या कुछ। देखिए, एक आपके अमेरिका का जो सदारती इलेक्शन है उस पर भी उंगलियां उठती हैं। ये जो भी हारने वाले होते हैं वो कहते हैं जी ये जीता है, धांधली से जीता है। या फिर हमारी जो सबसे बड़ी बीमारी समझें या हमें अफसोस जिस बात पे होता है, हम अपने इदारों को मोरद इल्जाम ठहराते हैं। हालांकि यही इदारे जब हम पर मुसीबत आती है, चाहे वो ड्राउट की सूरत में आए, कोरोना की सूरत में आए, सैलाब की सूरत में आए या कुदरती आफात की सूरत में आए या मुल्कों की बका की बात हो, तो हम सब की नजरें उनकी तरफ होती हैं। हम खुद तो बंदूक उठा के सरहदों पे नहीं जाते, या हम जो है ना इन तूफानी जो अल्लाह की तरफ से होती हैं आफात, उनमें हम नहीं जाते। यही इदारे होते हैं, इनमें लोग शहीद होते हैं। आज भी देखें, आज हादसे होती हैं, इसी मुल्क के लिए हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब को हमारी गुजारिश है, मैं मौलाना साहब की पार्टी में रहा और मेरे घर पे आए, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं उनकी बेइंतहा कदर करता हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश उनसे यही होगी, जैसे दोस्त ने कहा, कि इस सिस्टम को चलने दें। खराबियां जब चलेगा सिस्टम तो खराबियां आहिस्ता आहिस्ता दूर होते होते एक जगह पे आके आपको एक खूबसूरत तरीन जो है ना जमहूरी निज़ाम मिलेगा। तो मेरी अर्ज यही है कि आप इस सिस्टम को चलने दें, आप मत रोकें। कल देखें, इमरान खान ने 2013 में इस सिस्टम को, नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसमें धरने, हमारे फॉरेन डेलीगेट आए, चाइना के प्रेसिडेंट आए, वो वापस चले गए। तो उससे हमें क्या हासिल हुआ? आज हम कर्जों तले दब रहे हैं, हम महंगाई तले दब रहे हैं, गरीब अवाम अजाब हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें इन्हीं की वजह से हैं। फिर ऐसे ना हो कि, मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर भी गाड़ी रुक जाती है फिर इसको टू चैन किया जाता है और वो खींचने वाला जो है ना वो बुलडोजर हो या क्रेन हो, फिर वो नहीं देखती है कि इसके कौन से पंजर टूटते हैं, क्या सिलसिला होता है। तो खुदारा इसको उस स्टेज पे मत ले जाएं, अपने बलबूते पर इस जमहूरियत को चलने दें। मौलाना साहब से हमारी ये गुजारिश है। अच्छा, आपसे और मैं नजमी आलम साहब से एक बात से पूछ रही हूँ, फिर मैं डॉक्टर निसार साहब आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि ये भी ले लूँ पॉइंट कि आज उन्होंने एक बात ये भी की है कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त देनी चाहिए, सियासी जमात का हक है जलसा करना। आप क्या समझते हैं एज नून लीग? आप मुझसे सवाल कर रही हैं? जी बिल्कुल, आपसे पूछ रही हूँ। देखें, जलसा जमहूरियत का एक हिस्सा है, जलसा जलूस, लेकिन आपके सामने है, यही 9 मई आपके सामने है कि क्या ये जलसे, मुझे हाँ या ना में जवाब दे दें, हाँ या ना में प्लीज। इस तरीके से, जिस तरीके से पीटीआई ने किया, बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, माजी है उसका। चले ठीक है, मुस्लिम लीग नून का आ गया मौके। नजमी भाई, देखिए, हम कभी भी जमहूरी जलसे की इजाज़त ना देने की मैं हिमायत नहीं कर सकता। हाँ,
इस्लामाबाद एक बड़ी सेंसिटिव जगह है, ये भी हमें समझना चाहिए कि आप वो कहते हैं आप रेड जोन में ना करें, ये वैसे करते हैं कि हम रेड जोन में करेंगे, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाता है। आप करें, इनको दें इजाज़त। मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि किसी को जलसे की इजाज़त नहीं, इनको पूरी इजाज़त दें, लेकिन इनको भी ये समझना चाहिए कि कौन सी जगह जलसे के लिए मुनासिब है। ग्राउंड की इजाज़त मांगी है जी, जिना ग्राउंड की इजाज़त मांगी कराची में, नहीं ये जिना ग्राउंड यहाँ पे हाँ भी कराची में, जी जी बिल्कुल कराची मैं में, समझता हूँ देनी चाहिए। हम मैं तो कभी भी उसकी हिमायत नहीं करूंगा कि उनको इजाज़त ना दी जाए, हर एक को हक है, उसी की बात की है बिल्कुल करें। वो असल में जिना ग्राउंड में एक इशू आता है, हम करते रहते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट से भी परमिशन, क्योंकि वो ग्राउंड जो है प्रॉपर्टी है फेडरल गवर्नमेंट की, तो वहाँ से एक परमिशन हमें लेना पड़ती है और हम हमेशा लेते रहे हैं, वहाँ से भी ली है, डीसी से भी ली है, तो ये चीज़ें हम करते रहें। ठीक हो गया है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि होना चाहिए और पीएमएलएन कह रही है कि नहीं। मैं अब जाऊंगी डॉक्टर निसार जट साहब आपकी तरफ जाऊंगी। दो बातें हैं सर, आज असद कैसर साहब खड़े हुए जैसे ही असेंबली में, तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा है कि 9 मई की फिर उन्होंने वही मुतालबा किया है कि जी कमीशन बनाए, इसलिए क्योंकि 9 मई के मास्टरमाइंड, एक उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब हैं। तो क्या ये पार्टी का बयान है एक बात। दूसरी कि जो मौलाना साहब ने बात की है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? आपकी हिमायत में बात करी है उन्होंने आज खुल के। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब के कुछ कनेक्टिविटी का इशू आया है, वो हमारे साथ ही थे, तो मैंने एक ब्रेक भी लेना है, एक क्विक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद वापस आ रहे हैं। इन अ मीनवाइल विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, और डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। दो चीज़ें हैं डॉक्टर साहब, मैं सवाल वैसे कर चुकी थी लेकिन दोबारा आपसे करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो आपकी तरफ कनेक्टिविटी इशू हो गया था। डॉक्टर साहब एक तो ये कि आज असद कैसर साहब ने, फॉर्मर स्पीकर भी है नेशनल असेंबली के, फ्लोर ऑफ दी हाउस बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दिया कि 9 मई के मास्टरमाइंड जो है वो मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब हैं। मैं चाहूँगी कि इस पर थोड़ा सा इसको इलाबरेट कर दें कि क्या वाकई अब ये बात तय कर ली है पीटीआई ने कि ऐसे ही हुआ है। और दूसरा ये कि मौलाना साहब ने आज आपके हिमायत में खुल के बात की है कि आपको एक जलसे की जो कि आपने मांगी हुई है इजाज़त दे देनी चाहिए, क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहता हूँ कि वेदर की वजह से जो है बता दूं कि मैं थोड़ी सी तफसील बता दूं जो क्या है ना जी, लेते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए किया गया था कि आप पाकिस्तान तहरीक साहब को जो है वो दहशत करें ताकि आप निगरान सेटअप जो है इलेक्शन में करप्शन हो गई, FIA हो गई, ये जितने भी मतलब के इदारे हम यकीन करें कि हमारे इलेक्शंस में इस तरह से कि जैसे ये लोग मुस्लिम लीग के कैंडिडेट हों, तो मेरे ख्याल से आपकी तरफ डॉक्टर साहब आई एम वेरी सॉरी, हमें दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी कि आपकी तरफ जाए। मैं अपने दूसरे मेहमानों की तरफ जाती हूँ बिकॉज आपकी तरफ सिग्नल्स का इशू है ना। हम कोशिश कर रहे हैं आपको किसी तरह से भी कनेक्ट करने की, ना हम वीडियो लिंक के थ्रू आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं ना ऑडियो के थ्रू। आई एम रियली सॉरी, विल कनेक्ट यू अगैन। मैं वापस आऊँगी नजमी आलम साहब आपकी तरफ। अच्छा, एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो यही कि आज जो असद कैसर साहब ने बात की है और जो अभी वो भी कह रहे हैं गालिबन कि यही वाली बात है कि देखिए
देखिए 9 मई के हवाले से जो बात होती है उसमें कमीशन बनाने की बात होती है कि जी कमीशन बनाया जाए और एक प्रॉपर तरीके से। आज ये भी बात हुई फ्लोर ऑफ द हाउस के अदलिया आज़ाद नहीं है, अदलिया वही वाली बातें जो हम पिछली ऑपोजिशन में सुनते थे कि अदलिया को जो है आज़ादाना फैसले करने का हक होना चाहिए और उन पर प्रेशर है, उन पर दबाव है। और फिर 9 मई के मास्टरमाइंड मोहसिन नकवी साहब और IG पंजाब को आज कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या कहेंगे? जुडिशल कमीशन में कौन होगा? एक तरफ वो कहते हैं अदलिया आज़ाद नहीं है, जुडिशल कमीशन भी तो अदलिया ही की सरबराही में बनेगा ना, तो फिर कल ये उस पर भी इल्ज़ाम लगा देंगे कि ये आज़ाद नहीं थे, इन्होंने हमारे हक़ में फैसला नहीं दिया। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब और IG पंजाब, क्या KPK में भी ये 2 हज़रात थे कि यहाँ पे मोहसिन नकवी तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे ना, KPK के तो नहीं थे, तो वहाँ पे किसने फिर इसको मास्टरमाइंड किया ये भी बता दें, क्योंकि वहाँ तो सारी ब्यूरोक्रेसी आपकी लाई भी बैठी थी अरसा दराज से, तो क्या उन्होंने किया ये? इस किस्म के असल में PTI का मसला ये है कि इनके पास चेन ऑफ कमांड नहीं रह गई, किसी को नहीं पता हमें करना क्या है, हर आदमी अलग अलग बोली बोल रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया उठाएं तो हमारी फौज को, हमारे इदारों को बुरा भला कहा जा रहा है, दूसरी तरफ हम तो मुज़ाकरात उनसे करेंगे। क्यों करोगे भाई मुज़ाकरात? वो तो कोई पॉलिटिकल फोर्स तो नहीं है, हम इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। ये शुरू से इमरान खान साहब का था कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। भाई क्यों इस्टेब्लिशमेंट से बात करोगे? आपको बात करनी पॉलिटिकल फोर्सेस से करें। एक तरफ उनको गालियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनसे बात करना चाहते हैं। इतना बड़ा तजाद है इनकी बातों में कि इनके यहाँ हर लीडर अलग अलग बोली बोल रहा है, तो किसी को समझ ही नहीं आती कि PTI का स्टैंड फाइनल क्या है। PTI के पास कोई प्लानिंग, कोई स्टैंड नहीं है, सिर्फ शोर करो, सोशल मीडिया पे गालियां दो, ये स्टैंड रह गया है PTI का। और बदकिस्मती है कि हमारी सियासत को जितना गंदा आज हो गई है, कभी पाकिस्तान की तारीख में सियासत इतनी गंदी नहीं रही। ठीक हो गया है। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? अब आप मुझे नजर तो आ रहा है। जी बिल्कुल, अब मुझे नजर आ रहा है। मैं चाहूंगी अब आप जवाब दे दें और शुरू से बताइएगा क्योंकि आपका एक भी लफ्ज हमें समझ नहीं आया था। मैं ना एक्चुअली आई एम सॉरी कि मुझे आई डोंट नो यहाँ फैसलाबाद में अचानक ना वेदर खराब होने की वजह से नेट आपका आवाज आ रही है? जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है। इट्स ओके, अब लाउड एंड क्लियर है। जी डॉक्टर साहब। नहीं, अगेन चले गया, कनेक्शन लॉस्ट हो गया, लिख कर ही आ गया है, मुझे नजर आ रहा है। चले, आई अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड कि फैसलाबाद में मसला है वेदर की वजह से, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि इशू आ रहा है। जी डॉक्टर साहब। तो अपना इंडस्ट्रियलिस्ट है, अब पूरा दबाव है हुकूमत के ऊपर कि आपके पास एक ही हाल है कि आप ना जो अडियाला से रुजू करें, और ये सारी बातें आपको मालूम है कि मीटिंग्स में भी हो चुकी हैं, और ये कराची में एक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है वो भी कहा गया कि आप अडियाला से रुजू करें। अब इनका इशू यह है कि नून लीग तो बिल्कुल खौफजदा है और नून लीग खुद भी डिवाइडेड है। एक जो वो लोग हैं जो शिकस्त खा के बैठे हुए हैं, वो नवाज शरीफ का बयानिया लेकर चलना चाहते हैं। एक लोग जीते हुए हैं, वो शहबाज शरीफ का बयानिया लेकर ना चाहते हैं। और ये देख लें कि वो अपना डार साहब है, उन्हें फौरन नायब सदर बनाया गया, वो आपको मालूम है कि वो नवाज शरीफ की जुबान बोलना चाहते हैं। तो ये नून लीग तो खुद आपस में डिवाइडेड हो चुकी है। और दूसरी बात, ये जलसे और जुलूसों की बात कर रहे हैं कि जी इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि ये इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ये खौफजदा लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। ये पाकिस्तान की अवाम से इस वक्त खौफजदा है कि क्योंकि पंजाब के हालात इनसे संभाले नहीं जा रहे। चले PTI तो दहशतगर्द है, क्या किसान भी दहशतगर्द हो गया पाकिस्तान का कि कल आज उन्होंने पंजाब असेंबली के बाहर स्ट्राइक करना थी, रात से उनकी भी गिरफ्तारियां शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कि इनकी नजर में सारा पाकिस्तान वो दहशतगर्द है जो अपनी आवाज उठाना चाहता है। और यही एक रह गए जो पाकिस्तान के मुखलिस लोग हैं जिन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, और ये अपना मोहसिन नकवी हो गया और आपका निगरान सेटअप की बदौलत इनको एक हुकूमत मिली है। पाकिस्तान पीपल पार्टी पहले PTI से रुजू करना चाह रही थी, बाद वो जब PTI ने रिफ्यूज किया तो फिर ये लोग नून लीग के साथ जाकर इन्होंने हुकूमत बनाई। लिहाजा इस वक्त हुकूमत को के पास डिलीवर करने को कुछ नहीं रहा।
वो ताकत के जोर पर जो है वो अपनी हुक्मरानी कायम करना चाहते हैं। हमें इसलिए फिक्र नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम जो है वो हकीकी मानों में वो इनके सारे बयानिए को, इनकी बात को जान चुकी है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी आवाज़ इसी तरह उठाते रहेंगे। और हाँ, जहाँ तक रही मुज़ाकरात की बात, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे बिल्कुल एक क्लियर स्टांस है कि सिर्फ सियासी लोग ही नहीं, हम तमाम जो इदारे हैं उनको साथ लेकर मुज़ाकरात करके पाकिस्तान की इकॉनमी, चार्टर ऑफ इकॉनमी होगी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होगी, उसको आगे लेकर चलेंगे। इन लोगों के पल्ले कुछ नहीं है, इनसे बात करने का हमें फायदा कोई नहीं है। इनके जितने भी बयान आ रहे हैं वो सारे के सारे मुतजाद हैं, तजाद है उन बयानों में। अच्छा, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफर्स हो रही हैं सुलह की या आगे चलने की, वो हम उनके बयान को मुस्तरद करते हैं। अगर इन लोगों ने हकीकी मानों में कोई समझौता करना भी है तो ये एक तो यमल तरीके से तमाम इदारों को ऑनबोर्ड करके फिर अपना जो है वो अपना कदम बढ़ाएगी। अदरवाइज हम इनके मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हैं और हम इनको नहीं मानते इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें एक बात है ना, अभी जैसे कि नजमी आलम साहब ने कहा कि आप कहते हैं कि मास्टरमाइंड 9 मई के वाक़यात के मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब थे, तो वो ये कहते हैं कि केपी में फिर कौन था? चलो वो तो पंजाब तक थे, सीएम पंजाब थे, तो केपी का मास्टरमाइंड कौन था वहां जो हालात बने? देखिए मेरी बात सुने जी जी। हम जिस वक्त पंजाब और केपीके की हुकूमत टूटी है, इन लोगों ने आइन तोड़ा। आइन तो टूटी नहीं, आप लोगों ने तोड़ी, ये इसको करेक्शन कर लें। जमहूरियत की कमर में बहुत बड़ा छुरा गोंपा आपने इस असम्बलियां तोड़कर। जी चलें, डॉक्टर साहब की तरफ दोबारा जाऊंगी मैं। अभी जरा सरदार अब्दुल रहमान साहब की तरफ जाऊंगी। सरदार साहब, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। इनके पीटीआई वाले की आवाज कट जाती है, पता नहीं क्या जी। वो उनकी तरफ कोई इशू बना हुआ है वेदर का आज, हमने भी पता भी किया है। मेरा ख्याल है सियासी वेदर भी उनका खराब है और जमीनी वेदर भी उनका खराब है। क्या करें, फैसलाबाद की हवाएं भी साथ नहीं दे रही हैं। आज तो मौसम खराब हो गया है, बारिशें हो रही है बहुत तेज, तो क्या करें। तो उसकी वजह से ना डायरेक्ट लाइन पे कोई बात हो पा रही है और ना किसी उसके थ्रू बात हो पा रही है। मैं दोबारा उनकी तरफ जाऊंगी, लेकिन आपकी तरफ आ जाऊं। सरदार साहब, मुझे ये बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल में जहां 9 मई की आज बात की, असद कैसर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके उन्होंने कहा है कि जी मास्टरमाइंड आपके यहाँ जो पंजाब में मोहसिन नकवी साहब थे वो थे, और आईजी पंजाब को उन्होंने जो है जिम्मेदार कसूरवार ठहरा दिया है। क्या कहेंगे? मुझे तो इस पे ये लगता है कि जोक ऑफ द डे। देखिए, बात ये है कि मोहसिन नकवी या आईजी पंजाब, क्या उन्होंने कोर कमांडर के घर में जाके घुस के वो उसके यूनिफॉर्म पहनी, उसके घर को जलाया? मैं उस वक्त लाहौर में था। आप यकीन करें कि एक अजीब सूरत हाल थी। अच्छा, फिर मैं ये कहते हैं कि जी हम जमहूरी लोग हैं। मैं अर्ज करूंगा इनके जो लीडर हैं इमरान खान के बारे में, क्या ये अक्लमंदी का तकाजा था कि कौमी असम्बली से इस्तीफे देना? क्या ये अक्लमंदी का तकाजा था कि पंजाब में उनकी हुकूमत थी उसको तोड़ देना, जबकि परवेज इलाही साहब चीखता रहा, रोता रहा कि ना करो, कोई जगह तो छोड़ो पनाह की। अच्छा, फिर क्या ये सियासी अक्लमंदी है कि केपी में मुकम्मल इनकी हुकूमत थी उससे इस्तीफे दिलाना? देखें, आप अगर मिसाल के तौर पर कोई जंग भी कर रहे हैं तो अपने मोर्चे खुद ही उनको जो है ना आग लगा दें और फिर आप बाहर मैदान में आए कि जी हम लड़ने आए हुए हैं। जमहूरी जंग प्लेटफार्म से होती है। प्लेटफार्म आपके पास कौमी असम्बली में आपसे हुकूमत, आपकी हुकूमत गिराई गई। मैं मान लेता हूँ, एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि जी मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब ने आपकी कौमी असम्बली में हुकूमत गिरा दी, आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, लेकिन आपकी मेंबरशिप तो उन्होंने खत्म नहीं की। आपके पास अच्छी खासी तादाद थी, आप असम्बली में उनको रेजिस्ट कर सकते थे। अच्छा, सूबा पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, आपके पाकिस्तान के बराबर उसकी जो है ना उनकी नुमाइंदगी है, वहां पे परवेज इलाही साहब की हुकूमत चल रही है। आपने उसको मजबूर किया कि इस्तीफा, वो तो रिवायत का एक सिलसिला था कि उसने हुकूमत छोड़ दी और फिर आपने क्या कमाल किया। अच्छा, इसी तरीके से चलो उसको भी रहने दें। केपी की हुकूमत वो तो टोटली आप थे। क्या लॉजिक बनती थी कि आपने वहां पे भी जो है ना अपनी हुकूमत खुद ही गिरा दी?
तो ये देखें, अक्लमंदी होती है सियासत में, अक्ल का तकाजा होता है, दिमाग लड़ाना पड़ता है कि मैंने सियासी जंग करनी है। आप सिर्फ और सिर्फ इदारों को गालियां दें, उनको जो है ना बदनाम करें। देखें, आपने कोर कमांडर लाहौर के घर को आग लगाई, ये मैसेज आपके 15 किलोमीटर उस तरफ जहां पे आपकी सरहद है हिंदुस्तान के साथ, आप तो ये मैसेज दे रहे हैं कि जी बिस्मिल्लाह, हमारी छावनियां जो कोर का जो कमांड कर रहा है उसका घर हम हमारी दस्तरस में एक आम मोब जाता है और उसको जला के आता है, आप अपनी फोर्सेस दाखिल करें, लाहौर आपके लिए जो है ना कौन सा केक होता है वो साबित होगा, और आए पाकिस्तान पे कब्जा करें। आप तो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। आप 9 मई को क्या मैंने देखा, मैंने आपके लिबर्टी में देखा कि इन्होंने क्या किया। मैंने इनको, शुक्र है कि हम डिफेंस में बैठे हुए थे, हम तो वहां डर रहे थे कि हमारे घरों को ये आग न लगा दे, हमारे बीवी बच्चों को ये जिंदा न जला दे। तो क्या वो मोहसिन नकवी था जो ये चीजें उठा के फिर रहा था, या आपका आईजी पंजाब डॉक्टर साहब था? ये तो खुद इनके दहशतगर्द थे, और आज भी यही इनकी एक्टिंग है और सिलसिला है। देखें, जैसे कि पीपल पार्टी के साथी ने कहा कि हम इस चीज के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है कि जमहूरियत में आप किसी को जुलूस ना निकालने दें, जलसा ना करने दें, लेकिन विद द कंडीशन कि आप इस्लामाबाद में जाते हैं, आपकी पूरी दुनिया के सफीर वहां पे हैं, आपका हॉट है, दिल है, आप जाके दिल में छुरियां मारेंगे तो पूरा का पूरा आपके पाकिस्तान गया। तो ये चीज ना करें। पहले आपने वहां पे इस्लामाबाद में धरना दिया तो आपने क्या हासिल किया? अच्छा, उन चीजों में हम नहीं जाते कि उस धरने में क्या होता रहा और क्या क्या हुआ, लेकिन हम अर्ज ये करेंगे कि आप आए, बिल्कुल हर जगह पे पुरअमन जुलूस निकालें, पुरअमन जलसे करें, उसमें लोगों को इस हुकूमत की खामियां बताएं, इस हुकूमत के जो है ना जो नेगेटिव चीजें हैं उनको सामने लाएं, ताकि ये हुकूमत भी अपनी इस्लाह कर सके और लोगों के सामने भी आ सके कि जी इनमें ये खामियां हैं। आप उठते हैं, घेराओ, जलाओ, अच्छा पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाओ, उनको डिस्ट्रॉय करो, क्या ये अक्लमंदी है? क्या आप केपी में जो है ना खैबर का जो किला है, आप उस पे उसको आग लगाने के लिए निकले? ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत जमहूरी तरीके से होती है। आप असेंबली के फोरम पे आप ओके, जमहूरी तरीके से होती है, सही है। जी 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 सरदार साहब, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर निसार जट साहब, चाहूंगी जवाब दे दे, सवाल कर चुकी थी। जी डॉक्टर साहब। सुप्रीम कोर्ट के बाहर डी चौक में धरना दिया था तो उस वक्त इनको जमहूरियत याद नहीं आई थी? जी हेलो, जी जी आवाज आ रही है, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया था JUI, मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, सब ने मिलकर, उस वक्त इनको जमहूरियत नहीं याद आई थी? उस वक्त इनको डी चौक याद नहीं आया था? उस वक्त जब चीफ जस्टिस को धमकाने के लिए सारी अवाम लेकर वहां डी चौक पहुंचे थे, उस वक्त फैसिलिटेट किया था निगरान हुकूमत ने इन लोगों को। ये ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। इनके बाद इनको सिर्फ एक वो 9 मई का एक्ट मिल गया है कि जी 9 मई का ये बड़ा जो जुल्म किया, जिन हमारे घरों को जला देने लगे थे, ये कर देने लगे थे, वो कर, इसके अलावा इनके पास बात करने को कुछ भी नहीं रहा। इन लोगों ने मांगे तांगे की हुकूमत बनाई है, अब डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं, और ये बयानियां बना के ये अपनी जान चढ़ाना चाहते हैं। ये किसी भूल में बैठे हुए। ठीक है, सही है, भूल में बैठे हुए। अच्छा, अब मैं जरा किसान इत्तेहाद के मामले पे जी ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जरा किसान इत्तेहाद वाले मामले पे भी बात कर लूं। अभी आपने सुना जो उन्होंने कहा, और इस वक्त सबसे बड़ा हमारे पास मसला बना हुआ है। हालांकि हम पाकिस्तान में देखते रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़रई मुल्क है, और इस मुल्क की ज़राअत और किसान का ही अगर ये हाल हो गया, तो बचपन से हमें पढ़ाया जाता था ना 4-5-6 क्लास की बुक में कि जी ज़रई मुल्क है और सारी जो हमारी मईशत है वो ज़राअत पे डिपेंड करती है 75%। अब ये अगर सूरत हाल है कि जी उन लोगों को उठा लिया जाए और उनको अरेस्ट करा दिया जाए और उनकी ना सुनी जाए, फिर मिनिस्ट्री ये कह रही है कि जो उनके पास इस वक्त गंदुम है उसमें नमी हो गई है जिसको स्टोर नहीं कर सकते, इसका क्या हल होगा फिर? देखिए, मेरे ख्याल में अभी जब मैं किसान इत्तेहाद की बात सुन रहा था तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, अनएक्सपेक्टेड रेन। उन्होंने यूज़ किया, किसी और ने नहीं यूज़ किया। सिंध में ये इशू नहीं आ रहा है। अच्छा, के बारदाना मिल रहा है लोगों को, जब
नहीं करें, आपके बहुत सारे एमएनएस नाम नहीं कोट करूंगी जिन्होंने मुझे 2 दिन से फोन कर करके कहा है कि इस पे बात करो, बारदाना नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं, बारदाना मिला है लोगों को। देखिए मेरी बात सुने, एक गवर्नमेंट की एक लिमिट है खरीदने की। गवर्नमेंट उससे ज्यादा नहीं खरीद सकती, उसमें पैसा जाता है गवर्नमेंट का। अब हर आदमी, हमसे भी लोग अप्रोच करते हैं, भाई गवर्नमेंट की जो लिमिट है उससे ऊपर नहीं जाएगी गवर्नमेंट खरीदने के लिए, कि उन्होंने कहा जी हमें इतने 1000 टन लेनी है तो उतनी लेगी। अब यहाँ हर आदमी की ख्वाहिश है कि सारी गंदम मेरी तुम ले लो, गवर्नमेंट ले ले, रेट अच्छे मिलते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी ये किया है कि सबसे पहला जो टारगेट रखा है वो मिनिमम 5 एकड़ ज़मीन वाले को सबसे पहले, हम नीचे से ऊपर चलें, ऊपर से नीचे नहीं आ रहे कि पहले 1000 एकड़ वाले को दे दी, 50 नीचे वाले। हमने सिंध में 5 एकड़ से स्टार्ट किया है, 3 या 5 एकड़ जिसकी ज़मीन होगी सबसे पहले उसकी गंदम खरीदी जाएगी। तो सिंध में तो ये हुआ है। वहाँ पर पंजाब की हम सुन रहे हैं रेन की वजह से ये है, अगर गंदम पक जाए तो और बारिश हो जाए तो बड़ा नुकसान हो जाता है। अब वो हो गई है बारिश, और अगर वो जो उनकी हेल्थ डिपार्टमेंट, जो उनका फूड डिपार्टमेंट कहना है कि वो गंदम, गीली गंदम नहीं खरीदेंगे, ये भी एक बड़ा मसला है, लेकिन इसको हल पंजाब गवर्नमेंट ने करना है। लेकिन मैं जो अभी ये डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे, मैं इनको एक बात क्लियर करूँ। देखिए पॉलिटिकल पार्टी और कल्ट में फ़र्क होना चाहिए। कल्ट एक आदमी के इर्द गिर्द घूमता है, पॉलिटिकल पार्टी हज़ारों लोगों के इर्द घूमती है। इनका मसला ये है इमरान खान साहब का कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, इसके अलावा मैं किसी चीज़ पे कम पे राज़ी नहीं। उसकी मिसाल ये कि 2001 में ये जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम की हिमायत में जलसे करते फिर रहे थे। 2001 में इन्होंने इलेक्शन भी लड़ी, इनकी पार्टी 1 सीट जीती। इमरान खान उस सीट पे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। मुशर्रफ को ये घाटे का सौदा लगा, उसने नहीं बनाया, उसके बाद ये उसके खिलाफ हो गए। 2008 में इनको साफ नज़र आ रहा था, बीबी आ गई थी कि अब मेरा कोई चांस नहीं है, तो इन्होंने इनसे पूछा जाए 2008 के इलेक्शन का बायकाट क्यों किया था। ये बड़ा अहम सवाल है। 2008 के 2002 में लड़ते हैं, 2008 में बायकाट किया, 2013 में लड़े, ठीक है, इलेक्शन हार गए। उस वक्त इन्होंने पूरा मुल्क सर पर उठा लिया। 2018 में सिलेक्टेड बन गए, दे दी गई हुकूमत, एक जमहूरी तरीके से आपको अनसीट किया गया। अब आप ये कहेंगे जी वो शामिल हो गए, साजिश अब वो अमेरिका की साजिश का नाम नहीं लेते, अब अमेरिका की साजिश का नाम नहीं लेते, क्यों पता है वो उल्टे गले पड़ गई है। तो भाई थोड़ा सा रिस्ट्रेन करें। और बातचीत के लिए पहले इमरान खान, अब ये कोर्टों में केस हैं, गवर्नमेंट के पास नहीं है केस, आप कोर्ट में जाएं, आपको जो रिलीफ में कोर्ट देती है ले, हम तो नहीं कोई रोक रहे। अब आप अच्छा हाई कोर्ट में आपके केसेस चल रहे हैं, आपके कई जगह से आपको रिलीफ भी मिला। हमने तो ये भी देखा, जब आप गिरफ्तारी, 1 दिन की गिरफ्तारी के बाद आप आए तो कहा गया वेलकम, वो लोगों ने देखा है। तो ऐसी बातें ना करें प्लीज़। पाकिस्तान के लिए देखिए, हमने और मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत लड़ाई लड़ी है, हुआ है 88 से लेकर, लेकिन फिर हमारी लीडरशिप ने रियलाइज़ किया कि हम गलत तरफ जा रहे हैं। दोनों बैठे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उसके बाद एक 5 साल हमारी गवर्नमेंट चली। फिर पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये हुआ कि इलेक्शन के ज़रिए गवर्नमेंट तब्दील हुई, नवाज शरीफ साहब आए। उसके बाद ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू हुई कि अगर ये सिस्टम इस तरह चल गया तो फिर पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को कोई नहीं डिस्टर्ब कर सकता। तो हमें इमरान खान का तोहफा दे दिया गया। ठीक हो गया। सरदार साहब आपसे सवाल, आपकी पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? वफाक में भी आपकी हुकूमत है, ये मसला हल नहीं हो रहा किसान इत्तेहाद का, गिरफ्तारियां हो रही उल्टा मासूमों की। आप ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मैं इस पे थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा, इस पे रोशनी डालता हूँ। देखें, गवर्नमेंट जो खरीदारी करती है पैरेलल आपके जो जखीरा अंदोज होते हैं या जहाँ पे ये गल्ला वगैरह डंप किया जाता है, तो मार्केट को स्टेबल करने के लिए मैं आपको बलूचिस्तान की मिसाल देता हूँ कि जी यहाँ पे जो साल का खर्चा है बलूचिस्तान का वो तकरीबन 1.5 करोड़ बोरी के करीब है। अच्छा, हम लेते हैं 10 लाख बोरी, हमारे पास स्टोरेज है, सिलसिला है, वो हम एक रेट मुकर्रर करते हैं। अभी पिछले 2-4 दिन पहले हमारी कैबिनेट ने फैसला किया कि हम 4000 रुपए पे पर मन जो है ना हम गंदम खरीद करेंगे। उसका तरीकाकार ये होता है, जैसे अभी दोस्त ने बताया है कि पूरी गंदम दुनिया में कहीं पे कोई नहीं खरीद सकता, जो फसल होती है पूरी कोई नहीं खरीद सकता। हम उसका एक पॉट खरीदते हैं, वो जब महंगाई आती है मार्केट में, वो चढ़ना शुरू होती है, तो ये गवर्नमेंट फिर
अपने गोदामों से वो गला जो है गंदम जो है मार्केट में दे देते हैं क्या ताकि रेट स्टेबल हो। अब 1.5 करोड़ बैग्स जो हैं हमारे बलूचिस्तान के अवाम, पूरे बलूचिस्तान की साल का खर्चा है, उसमें हम सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान 10 लाख बोरी, मतलब है 1 लाख। सरदार साहब गुजारिश है कि किसानों ने क्या कसूर किया है, वो बेचारे ये सब क्या समझें, क्या इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करें, वो बेचारे तो रोड पे रुल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, किसान अभी ये एहतजाज कर रहे हैं कि जी हम सब की गंदम उठाएं, हम पूरा पाकिस्तान का बजट जो लगा दें। इस वक्त पंजाब में बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, बलूचिस्तान में है, हर जगह पे इस साल जो है ना बम्पर क्रॉप्स हैं, तो पूरा बजट भी आप लगा दें तो उनका सबका हम खरीद नहीं सकते, ना मरकजी हुकूमत खरीद सकती है ना सूबे खरीद सकते हैं। वो एक पार्ट होता है। मिसाल के तौर पर अगर बलूचिस्तान की 1.5 करोड़ है तो हम 10 लाख बोरी लेते हैं। अच्छा, उसमें वो हम मार्केट स्टेबल करने के लिए लेते हैं, ना कि हम कोई सब्सिडाइज रेटों पर हर जगह सप्लाई कर सकते हैं। वो हम उस वक्त सब्सिडाइज रेट पे सप्लाई करते हैं ताकि जो है ना मार्केट स्टेबल हो जाए। जब हमारी गंदम मार्केट में आती है तो ऑटोमेटिक जिन्होंने जखीरा अंदोजी की होती है, जिन्होंने गोदाम भरे होते हैं, वो फिर परेशान होके रेट अपने नीचे करते हैं, आम पब्लिक को उसका फायदा होता है। तो इसका मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिस है। मैंने इसीलिए आपसे पूछा, मैंने यही कहा। जभी चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुल रहमान कीतरान साहब आपका, नजमी आलम साहब आपका, डॉक्टर निसार अजद साहब आपका। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।